महाराष्ट्र से जो राजनीतिक तूफान आ रहा है ना दोस्तों, उससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के गृह मंत्री अमित शाह की रातों की नींद खराब हो गई है। गोदी मीडिया आपको लगातार बता रहा है कि किस तरह से महाविकास आघाड़ी बहुत पीछे है, मगर हकीकत उससे बहुत दूर है। जिस तरह की प्रतिक्रिया इन दो चेहरों को, उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी को मिल रही है, वो अप्रत्याशित है। आज इस शो में मैं आपको बताने वाला हूं कि महाराष्ट्र हर गुजरते दिन के साथ शाह और मोदी के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द बनता जा रहा है। इस वक्त गठबंधन के अंदर यानी कि बीजेपी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी के बीच में जबरदस्त सिरफुटअव्वल चल रहा है दोस्तों। कई सीटों पे समझौता तक नहीं हो पा रहा है, मगर गोदी मीडिया इसकी बात नहीं करेगा। मगर सबसे पहले दोस्तों, इन दो चेहरों पर हम गौर करना चाहेंगे, उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी। देखो, मोदी जी एक मैंने कहा ना, बचपन में कहते थे कि अगर कहीं पर भूत दिखाई जाए, देखा तो नहीं मैंने कभी, लेकिन ऐसे लगा तो राम 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 बोलो। तो अभी बीजेपी को सामने डिफीट दिखाई दे रहा है, वो हारने वाले, इसलिए अभी राम 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 करने वाले। तो कुछ भी मुद्दा उछल रहे हैं, वो प्रधानमंत्री एक अपना एक गरिमा होती है और एक लेवल होती है, उसको छोड़कर बातें कर रहे हैं। जैसे उन्होंने हमारी शिवसेना को नकली सेना कहा, ये प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता। जिस तरीके से वो बात कर रहे हैं, कौन किस क्या खा रहा है, कौन मांस खा रहा है, कौन मच्छी खा रहा है, किसको ज्यादा बच्चे होते हैं। अरे आप देश के प्रधानमंत्री हो, पिछले 10 साल आपने कारोबार किया है, तो 10 साल में आपने क्या दिया, इस पर बात करो। सबसे पहले मैं आपको परभणी का एक नजारा दिखाना चाहता हूं। उद्धव ठाकरे की रैली, तेज बारिश हो रही है और इस बारिश में उद्धव ठाकरे जनता से अपील करते हैं बाला साहब ठाकरे की विरासत को लेकर। देखिए नजारा और देखिए जनता में उद्धव ठाकरे को लेकर किस तरह की प्रतिक्रिया है। देशभक्त बांधवानो, भगिनीनो आणि मातानो, मी वादळात उभा राहणार आहे, तुम्ही राहणार आहात की नाही? मी संकटाशी झुंज देणार आहे, तुम्ही देणार आहात की नाही? अरे हा पाऊस आला तरी मी पावसात भिजणार आहे, तुम्ही भिजणार आहात की नाही? मग जागेवर बसून घ्या, मी नाही हटणार, मी उभा राहिलो लढायला। येऊ दे संकट, किती यायचं तेवढं। अरे छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या महाराष्ट्रामधले आम्ही मर्द मावळे आहोत। अरे त्या संकटाला आम्ही चिरडून टाकलं, तर हे संकट कोणतं आहे? निशाणी काय? निशाणी काय? निशाणी आणि विजय होणार विशाल। सगळ्यांना धन्यवाद देतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मुद्दा यहां तक सीमित नहीं है दोस्तों। उद्धव जहां जाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर हमला बोलते हैं। वो कहते हैं ये लोग हमें नकली शिवसेना बुलाते हैं, ये लोग बाला साहब ठाकरे की विरासत की तौहीन, उसका अपमान करते हैं। जिनकी खुद की डिग्रियां सवाल में हैं, जिनकी खुद की डिग्रियां नकली हैं, आज की तारीख में वो शिवसेना को यानी कि बाला साहब ठाकरे की शिवसेना को नकली बताते हैं। सुनिए किस तरह से हमला बोल रहे हैं उद्धव ठाकरे। महाराष्ट्राच्या बाहेरचे आहात तुम्ही, आणि महाराष्ट्रामध्ये येऊन जी शिवसेना प्रमुखांनी भूमिपुत्रांच्या न्याय हक्कासाठी स्थापन केली, तिला जन्म दिला, त्या शिवसेनेला तुम्ही नकली म्हणता? अरे नकली शिवसेना म्हणाले, ती काय तुमची डिग्री आहे की काय? ही काय तुमची डिग्री आहे? ही नकली आहे पण आहे। मग त्यांचे दुसरे पार्टनर आले, खंडणीखोर पक्षाचे दुसरे नेते अमित शहा, ते बोलून गेले शिवसेना नकली आहे। बोला तुम्ही, पण मी तुम्हाला जे भारतीय जनता पक्षाला म्हणतोय की हा भाडखाऊ जनता पक्ष आहे, भाडखाऊ आहे, भेकड आहे, भ्रष्ट आहे। उद्धव ठाकरे नाराज क्यों हैं? क्योंकि चाहे प्रधानमंत्री हों या देश के गृह मंत्री अमित शाह, सभी लोग उन पर करारा प्रहार बोल रहे हैं, क्योंकि उद्धव ठाकरे उनके हमले पर हैं। उद्धव ठाकरे की विश्वसनीयता को लगातार शिकार बनाया जा रहा है दोस्तों। अगर आपने देखा होगा, प्रधानमंत्री जहां जा रहे हैं, अमित शाह जहां जा रहे हैं, हमला ज्यादातर उद्धव ठाकरे पर है। क्योंकि देखिए, उद्धव ठाकरे सिर्फ लोकसभा चुनाव में चुनौती नहीं है, उसके बाद महाराष्ट्र में चुनाव होने वाला है और वो चुनाव भी अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जहन में है। इसीलिए वो एक तीर से दो शिकार करना चाहते हैं। उद्धव ठाकरे पर निशाना साधिए लोकसभा चुनाव और उसके बाद
विधानसभा चुनाव के लिए भी। इसीलिए अमित शाह बार बार कह रहे हैं कि ये नकली शिवसेना है, नकली एनसीपी है और आधी कांग्रेस है। सुनिए। हमारे यहां तो गुजरात में कहावत है, 3 तिगड़ा काम बिगड़ा। इत्तेफाकन जब अमित शाह 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा की बात करते हैं तो वो भूल जाते हैं कि उनके गठबंधन में भी 3 पार्टियां हैं, बीजेपी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी। अमित शाह ये बताना भूल जाते हैं कि जिस एनसीपी को, जिस अजीत पवार के बारे में देवेंद्र फडणवीस ने कहा था एक बार हम सत्ता में आ जाएं तो अजीत दादा चक्की पीसेंगे, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनसीपी को नेचुरली करप्ट पार्टी बताया था, अब तमाम मामलों में उन्हें क्लीन चिट मिल रही है। 70,000 के घोटाले में पहले ही क्लीन चिट मिल गई थी और अब अजीत पवार और उनकी पत्नी को एक और भ्रष्टाचार के मामले में क्लीन चिट मिल गई है। प्रदेश की जनता ये देख रही है। प्रदेश की जनता देख रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो तो भ्रष्टाचार के खिलाफ गारंटी की बात की थी, वो अपने आप में कितना बड़ा छलावा था। सबसे बड़ी बात, 70,000 करोड़ का एक घोटाला और उसमें क्लीन चिट मिल जाती है अजीत पवार को। फिर उन्हें और उनकी पत्नी को एक और घोटाले में क्लीन चिट मिल जाती है, जैसा कि यह खबर बता रही है। स्वाभाविक सी बात है, जनता यह देख रही है और जनता महाविकास आघाड़ी की तरफ भी देख रही है। वो देख रही है कि किस तरह से प्रधानमंत्री और अमित शाह बार बार बाला साहब ठाकरे की विरासत यानी उद्धव ठाकरे को नकली शिवसेना बता रहे हैं। दूसरी तरफ राहुल गांधी को अमरावती में अप्रत्याशित प्रतिक्रिया मिल रही है। दोस्तों, कुछ लम्हों का इंतजार कीजिएगा। अमरावती में जिस तरह की प्रतिक्रिया राहुल गांधी को मिली है ना, उसने प्रधानमंत्री का सिरदर्द बढ़ा दिया है। उनका पूरा भाषण मैं आपको सुनाऊंगा, मगर देखिए राहुल गांधी किस तरह से मुद्दों पर बने हुए हैं, किस तरह से जो वंचित लोगों को समाज के सिस्टम में जगह नहीं मिली है उसकी बात राहुल गांधी बार बार कर रहे हैं। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। मैंने कहा पता लगाते हैं 90 में से आदिवासी, दलित, पिछड़े वर्ग के कितने हैं? आपको पता है? शर्म की बात है। 90 में से एक आदिवासी है और उसको पिछली ऑफिस में कहीं बैठा रखा है। 3 दलित हैं और 3 पिछड़े वर्ग के हैं, ओबीसी। और अगर आप पूरे बजट को देखें तो अगर हिंदुस्तान की सरकार 100 रुपए खर्च करती है तो ओबीसी अफसर, दलित अफसर, आदिवासी अफसर 100 रुपए में से 6 रुपए 10 पैसे का निर्णय लेता है। तो आपकी भागीदारी सरकार में भी नहीं है, आप कहीं के नहीं हो। इस बात को आपको गहराई से समझना होगा। यह कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए मिटाना चाहते हैं कि आपको अपनी सच्ची शक्ति ना समझ आ जाए। तो वंचितों, दलितों और पिछड़ों को जिस तरह से सरकारी नौकरियों में, व्यवस्था में, सरकार में नुमाइंदगी नहीं मिल रही है, राहुल गांधी ये मुद्दा उठा रहे हैं। राहुल गांधी बार बार जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं और जातीय जनगणना की जो उनकी अपील है उसका असर महाराष्ट्र में खास तौर पर पड़ रहा है। और मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि वो बार बार कह रहे हैं कि व्यवस्था में जो वंचित हैं, ओबीसी हैं, दलित हैं, उन्हें नुमाइंदगी नहीं मिल रही है और हम जातीय जनगणना करवाएंगे और फिर एक ऐसी व्यवस्था आएगी जो कहीं ज्यादा पारदर्शी होगी। इसका असर वहां के जमीन पर पड़ रहा है और बात वहां तक नहीं रुकी है। तमाम जो महाविकास आघाड़ी के नेता हैं और राहुल गांधी जहां जहां जाते हैं वो इस बात का जिक्र करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी संविधान को बदल देना चाहती है, बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को। अब इसका दोहरा असर पड़ रहा है दोस्तों, और कैसे पड़ रहा है ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली बात, आप सब जानते हैं कि बाबा साहब अंबेडकर महाराष्ट्र की पृष्ठभूमि में कितने बड़े ब्रांड हैं, कितने पूजनीय ब्रांड हैं। भाजपा के आधा दर्जन से ज्यादा नेता संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री हर बार जब कहते हैं कि 400 सीटें दिलवाइए तो महाराष्ट्र में रह रहे लोगों के जहन में, खासतौर से दलितों के मन में यह शक पैदा हो रहा है कि 400 सीटें ये लोग क्यों चाहते हैं। क्या ये लोग 400 सीट इसलिए चाहते हैं ताकि ये लोग संविधान को बदल दें?
और यह बात राहुल गांधी बार बार उठा रहे हैं। संविधान को जो बदलने की बात बार बार भाजपा के नेता कर रहे हैं, उसके जरिए महाराष्ट्र के दलितों में शक का माहौल पैदा हो गया दोस्तों। वो जो पारंपरिक तौर पर भाजपा को समर्थन दे रहे थे, वो भी ये सोच रहे हैं कि अगर ये लोग वजूद में आ गए तो कहीं आरक्षण का तो खतरा नहीं आ जाएगा। संविधान के अंतर्गत शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को जो तमाम चीजें मिलती हैं, कहीं वो खतरे में तो नहीं आ जाएंगी। और यही वजह है कि दलित अब महाविकास अघाड़ी की तरफ देख रहा है। बड़ा सवाल ये दोस्तों, शक और शुबा का जो ये माहौल पैदा हो रहा है, क्या ये महाविकास अघाड़ी के लिए समर्थन के तौर पर, वोट्स के तौर पर सामने उभर कर आएगा? इसकी भविष्यवाणी करना मेरा काम नहीं है दोस्तों। जनता जिसे वोट देती है उसे वोट देती है। जनता जनार्दन है। ये जनता एक बार फिर भाजपा की सफलता को दोहरा सकती है जो उसे 2019 में मिला था। मगर दोस्तों, 2019 में पुलवामा एक बहुत बड़ा मुद्दा था, राष्ट्रवाद एक बहुत बड़ा मुद्दा था, धर्म भी कहीं ना कहीं सतह पर था, ज्वलंत हो रहा था। ये तमाम फैक्टर्स थे, मगर अब मुद्दे बदल रहे हैं। टी राजा सिंह को देखिए, इस व्यक्ति को महाराष्ट्र में जगह जगह घुमाया गया था। मुसलमानों को यह व्यक्ति लगातार गाली दे रहा था, माहौल को भड़का रहा था, और इसका असर भी हुआ था। कई जगहों पर धारा 144 भी लगानी पड़ी थी। महाराष्ट्र जो इस देश की वित्तीय नब्ज है, वहां पर खुद भारतीय जनता पार्टी का एक नेता दंगा भड़काने की कोशिश कर रहा था। मगर टी राजा सिंह और भाजपा की तमाम कोशिशें नाकाम हो रही हैं, क्योंकि अन्य मुद्दे ज्वलंत हो रहे हैं, और वो मैं आपको बताता हूं कैसे। वो है मराठा कोटा से जुड़ा हुआ आंदोलन दोस्तों। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, एकनाथ शिंदे ने मराठा कोटा को लेकर एक प्रस्ताव पारित किया था, जिसे मराठाओं ने सिरे से खारिज कर दिया। अब जो मराठा है वो दो कारणों से शिवसेना की तरफ देख रहा है। पहली, उद्धव ठाकरे की विरासत, जिसके अंतर्गत प्रधानमंत्री बार बार उद्धव ठाकरे का अपमान कर रहे हैं, उन्हें नकली शिवसेना बता रहे हैं। और दूसरा, महाराष्ट्र कोटा को लेकर आंदोलन दोस्तों। और मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि बीड़ लोकसभा सीट, इसके अलावा औरंगाबाद, जालना, हिंगोली, नांदेड़, लातूर, परभणी, जिसका नजारा कुछ देर पहले मैंने आपको बताया, और उस्मानाबाद, ये वो तमाम लोकसभा क्षेत्र हैं जहां मराठा कोटा का असर देखने को मिल रहा है। नारा दिया जा रहा है जो सीधे तौर पर मराठा अस्मिता से जुड़ा हुआ है, और वो नारा क्या है? एक मराठा लाख मराठा। और ये नारे जो है वो भाजपा की जमीन को बार बार हिला रहा है। मैंने उन लोकसभा क्षेत्रों का जिक्र किया जहां पर इसका असर दिख रहा है। तो एक तरह से कहा जाए तो भारतीय जनता पार्टी पर डबल मार है। एक तरफ राहुल गांधी लगातार जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि समाज में किस तरह से वंचितों, दलितों, पिछड़ों, उन्हें नुमाइंदगी नहीं मिल रही है, और हम जातीय जनगणना कराएंगे और यह तय करेंगे कि व्यवस्था में इन सबको भागीदारी मिले। और दूसरी तरफ मराठा कोटा को लेकर आंदोलन जो हुआ था, उस आंदोलन को लेकर भारतीय जनता पार्टी एकनाथ शिंदे के खिलाफ जबरदस्त नाराजगी है। तो ये तमाम फैक्टर्स हैं जो महाराष्ट्र में इस वक्त काम कर रहे हैं, और यही वजह है कि भाजपा के नेता नाराज हैं। उनके पास सिर्फ एक बचाने वाला है, और वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जी हां, प्रधानमंत्री के करिश्मे की वजह से पिछली बार 48 सीटों में भाजपा और शिवसेना ने कांग्रेस और एनसीपी का सूपड़ा साफ कर दिया था। मगर माहौल बदल गया है दोस्तों। भाजपा माहौल में हिंदू मुस्लिम करने की लगातार कोशिश कर रही है, कामयाब नहीं हो रहा है। शिवसेना दो फाड़ हो गई है, एनसीपी दो फाड़ हो गई है। भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा था 2019 में, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरह से एक्सपोज्ड हैं। क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र की जनता देख रही है कि छगन भुजबल उनके साथ हैं, अजीत पवार उनके साथ हैं, नारायण राणे उनके साथ हैं, अशोक चव्हाण, जिन पर आदर्श हाउसिंग घोटाले को लेकर नाम था, वो अब भाजपा में शामिल, और भाजपा ने न सिर्फ उन्हें पार्टी में शामिल किया है बल्कि उन्हें राज्यसभा भी भेज दिया है। जनता ये भी देख रही है। मैं आपको एक और मिसाल बताना चाहता हूं दोस्तों, जो बहुत दिलचस्प मिसाल है। आपकी स्क्रीन पर यह है पंकजा मुंडे, बीड़ से अपनी किस्मत आजमा रही हैं।
वो इस बात को लेकर चिंतित हैं कि इस बार महाराष्ट्र में राष्ट्रीय मुद्दे काम नहीं आ रहे। राष्ट्रीय मुद्दे तो हैं ना पंकजा जी, महंगाई, बेरोजगारी, क्या ये राष्ट्रीय मुद्दे नहीं हैं? और महाराष्ट्र के युवा में इस बात को लेकर चिंता है, क्योंकि चाहे केंद्र हो राज्य, दोनों जगह भाजपा है और महंगाई, बेरोजगारी जो है वो कैंसर की तौर पर महाराष्ट्र में फैल रही है। महाराष्ट्र के जिले जिले में ये एक दंश बन चुका है, एक कैंसर बन चुका है। दरअसल पंकजा जिन राष्ट्रीय मुद्दों की बात कर रहे हैं वो मैं आपको बताता हूं, जिसका इशारा कुछ देर पहले मैंने किया था टी राजा सिंह की तरफ से। पंकजा सोच रही हैं कि हिंदुत्व का मुद्दा जो है उग्र होगा, हम हिंदू मुस्लिम करेंगे, मुसलमानों को गालियां देंगे तो हिंदू जो है हमारे पक्ष में आकर वोट देंगे। मगर इस बार ऐसा हो नहीं रहा है। इस बार स्थानीय मुद्दे, मसलन बाला साहब ठाकरे की विरासत, मराठा कोटा, महंगाई, बेरोजगारी, ये तमाम मुद्दे जो हैं वो जबरदस्त दस्तक दे रहे हैं। और बात पंकजा मुंडे की हुई है तो एक और बात बताता हूं दोस्तों, इस वक्त कई सीटों में बीजेपी, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार सहमति में नहीं पहुंचे। मैं आपको सिर्फ एक मिसाल देना चाहता हूं, नासिक से पहले छगन भुजबल, अजीत पवार की एनसीपी के छगन भुजबल चुनाव लड़ना चाहते थे, मगर एकनाथ शिंदे ने कहा नहीं साहब, यहां से शिवसेना के हेमंत गोडसे सांसद हुआ करते थे, हम यहां चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने दावा ठोक दिया। अब पंकजा मुंडे कह रही हैं कि नहीं साहब, मेरी बहन जो है वो लड़ेंगी नासिक से। एकनाथ शिंदे कह रहे हैं आप क्यों बोल रही हैं, आप जरा अपने लक्ष्मण रेखा में रहें। तो यहां पर जबरदस्त सिर्फ टब्बल चल रहा है अजीत पवार की एनसीपी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और बीजेपी में, और ऐसा कई जगहों पर दिखाई दे रहा है। मगर साहब मजाल है कि कोई भी मीडिया आपको यह खबर दिखाए। ये तमाम मुद्दे हैं जिसकी चर्चा होनी चाहिए। यह भी आपको बताए जाने की जरूरत है कि किस तरह से उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी अपने आप में कितने बड़े फैक्टर्स हो रहे हैं। मैंने आपको राहुल गांधी के भाषण की एक झलक दिखाई थी दोस्तों, मैं चाहूंगा आप सुने अमरावती में उन्हें उनके भाषण के लिए किस तरह की प्रतिक्रिया मिली है। भाषण लंबा है मगर मैं आपको इस भाषण के चुनिंदा अंश सुनाऊंगा। सुनिए उनका भाषण और फिर उसके बाद मैं चर्चा करता हूं। ये जो चुनाव है ये संविधान और लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। पहली बार किसी भी राजनीतिक पार्टी ने हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार संविधान पर आक्रमण किया है और संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक तरफ इंडिया गठबंधन जो संविधान की रक्षा कर रहा है और लोकतंत्र की रक्षा कर रहा है, और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी, आरएसएस और बीजेपी जो संविधान को, लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये इनका लक्ष्य है। इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने कहा कि अगर हम चुनाव जीतेंगे तो हम संविधान को बदल देंगे। मैं महाराष्ट्र को, बाकी देश को मैसेज देना चाहता हूं कि हमारे संविधान को कोई भी, दुनिया में कोई भी शक्ति नहीं बदल सकती है। पता नहीं इन लोगों ने अपने आप को क्या समझ रखा है। संविधान हिंदुस्तान की आवाज है, गरीबों की आवाज है, पिछड़ों की, दलितों की, आदिवासियों की आवाज है। इसको कोई नहीं बदल सकता, कोई शक्ति इसको बदल नहीं सकती। हम देखेंगे यह संविधान कैसे बदला जाता है। भाइयों और बहनों, पिछले 10 साल नरेंद्र मोदी जी ने 22-25 लोगों के लिए सब कुछ किया है। हालात यह है कि आज हिंदुस्तान में 22 ऐसे लोग हैं जिनके पास उतना ही धन है जितना हिंदुस्तान के 70 करोड़ लोगों के हाथों में है।
एक तरफ 22 लोग, एक तरफ 70 करोड़ लोग। जितना धन इनके पास उतना ही धन उनके पास। ये नरेंद्र मोदी जी की देन है। नोटबंदी 22 लोगों के लिए की, किसान बिल 22 लोगों के लिए किए, जीएसटी 22 लोगों के लिए किया, 16 लाख करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी ने 25-30 लोगों का कर्जा माफ किया है। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, हिंदुस्तान के किसानों का, मजदूरों का, पिछड़ों का, दलितों का, स्टूडेंट्स का नरेंद्र मोदी जी ने कितना कर्जा माफ किया? एक रुपया हिंदुस्तान के गरीबों का नरेंद्र मोदी ने माफ नहीं किया। 16 लाख करोड़ रुपए का मतलब 25 साल का मनरेगा। 16 लाख करोड़ रुपए का मतलब जितना हमने किसानों का कर्जा माफ किया था, अगर आप उसे 25 बार करो तो 16 लाख करोड़ रुपए बनते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने 22-25 लोगों को 25 साल का मनरेगा का पैसा पकड़ा दिया और फिर कहते हैं कि गरीबों की सरकार चलाते हैं। उन्होंने 22 अरब पतियों की मदद की। तो आज मैं आपको साफ बताने आया हूं, हमारा जवाब क्या है, मैं आपको बताने आया हूं। उन्होंने अरबपति तैयार किए, हम करोड़ों लाखपति बनाने जा रहे हैं। अब आप कहोगे राहुल जी, इंडिया की सरकार, कांग्रेस पार्टी की सरकार करोड़ों लाखपति कैसे बनाएगी? यह आज मैं आपको बताने आया हूं। हमारा मैनिफेस्टो पढ़िए। सबसे पहला काम महालक्ष्मी योजना। हर गरीब परिवार की हम लिस्ट बनाएंगे। हिंदुस्तान में करोड़ों लोग गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं, उनकी लिस्ट बनेगी। अच्छी तरह सुनिए, और जो यहां महिलाएं आई हैं, आप इस बात को अच्छी तरह सुनिए। हर गरीब परिवार की लिस्ट बनेगी और हर गरीब परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा और उस महिला के बैंक अकाउंट में कांग्रेस पार्टी की सरकार, इंडिया गठबंधन की सरकार हर साल सीधे बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपया डालने जा रही है। महीने के 8,500 रुपए, साल के 1 लाख रुपए करोड़ों महिलाओं के बैंक अकाउंट में हर महीने ठकाठक 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 ठकाठक। आप अरबपति बनाओ, हम लाखपति बनाएंगे। आप 25 अरबपति बनाओ, हम करोड़ों लाखपति बनाएंगे। भाइयों और बहनों, सीधी सी बात है और महिलाएं ये बात अच्छी तरह समझेंगी। हिंदुस्तान में 21वीं सदी में स्त्री और पुरुष दोनों जॉब करते हैं। सही? मनरेगा महिलाएं भी करती हैं, पुरुष भी करते हैं। सही?
तो जब आप जॉब करते हो, 8-10 घंटे की जॉब करते हो, स्त्री को भी पैसा मिलता है, पुरुष को भी पैसा मिलता है, सही? ठीक है। मगर हर महिला, इस देश की हर महिला 8 घंटे घर के बाहर जॉब करती है और फिर 8 घंटे घर में जॉब करती है, खाना भोजन बनाती है, बच्चों की देखभाल करती है, भविष्य की, हिंदुस्तान के भविष्य की रक्षा करती है। मगर 8 घंटे के लिए आपको पैसा मिलता है, मगर जो घर में आप काम करती हैं उसके लिए आज तक आपको किसी सरकार ने पैसा नहीं दिया। यह बात शायद पुरुषों को अच्छी ना लगे, मगर यह हिंदुस्तान की सच्चाई है। देखिए, महिलाएं सब मुस्कुरा रही हैं, ये समझ गई बात। इसीलिए हिंदुस्तान की गरीब महिलाओं के बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए हर साल, 8,500 रुपए हर महीने, टकाटक 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 टकाटक। नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान के युवाओं को बहुत तंग किया। पहले उन्होंने कहा 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा, उसके बाद नोटबंदी कर दी, गलत जीएसटी लागू कर दी और बेरोजगारी पूरी देश में फैला दी। आज 45 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी हिंदुस्तान में है। युवा, करोड़ों युवा सड़कों पे, कस्बों पे आगे पीछे दौड़ते हैं रोजगार ढूंढते हुए, और अमीर घर के बेटे क्या करते हैं? अप्रेंटिसशिप करते हैं। अप्रेंटिसशिप मतलब जॉब मार्केट में जाने से पहले हिंदुस्तान का हर अमीर परिवार अपने बेटे को, बेटी को 6 महीने की, 1 साल की टेम्पररी नौकरी देते हैं। वो नौकरी उन्हें पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, सरकारी ऑफिसेज में दी जाती है और उनको इस नौकरी के लिए पैसा मिलता है। ये अरबपति लोग, बड़े बिजनेस वाले अपने बच्चे को इस प्रकार से ट्रेनिंग देते हैं। एक प्रकार से मान लो पेड ट्रेनिंग हो जाती है और जॉब मार्केट में घुसने का तरीका है ये। एक प्रकार से जॉब मार्केट में घुसने का रास्ता है। मगर यह सुविधा हिंदुस्तान के करोड़ों बेरोजगार युवाओं को नहीं मिलती। भटकते रहते हैं, मांगते रहते हैं, हाथ जोड़ते रहते हैं, मगर कोई इनकी सुनता नहीं, नरेंद्र मोदी नहीं सुनते। तो हम पहली बार, दुनिया में पहली बार एक नया कानून ला रहे हैं जो सुविधा हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोग अपने बच्चों को देते हैं, वही सुविधा हम हिंदुस्तान के हर बेरोजगार युवा को देने जा रहे हैं। लंबा भाषण था ना, मगर राहुल गांधी को बिल्कुल ऐसी ही प्रतिक्रिया महाराष्ट्र में तमाम जगहों पर मिल रही है। और इन 2 फैक्टर्स यानी उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी का क्या जवाब हो, इसका जवाब नहीं है। जवाब सिर्फ एक शख्स है और वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्या 2019 के इतिहास को भाजपा दोहरा पाएगी? क्या वोटिंग के करीब आते आते माहौल जो है वो बदल जाएगा? ये सवाल किया जा रहा है। दोस्तों, आप में से कई लोग महाराष्ट्र से होंगे। मैं चाहूंगा आप लोग बताएं कि महाराष्ट्र में इस वक्त बढ़त किसको है। ज्यादा से ज्यादा अपनी प्रतिक्रिया दीजिए और अभिसार को दीजिए इजाजत। नमस्कार।